हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीएफ एंड एनईपी 2020, राइट। तो ये हमारा सीटेट 2025 पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए जो इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज चल रही है उसका 10th लेक्चर है, राइट। यहाँ से अब हम अपने एंड पे आ गए हैं इंग्लिश पेडागोजी के। तो देखेंगे इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को जहां से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है, चाहे वो केवीएस एग्जाम हो, सी टेट हो, किसी भी तरीके का आपका जो स्टेट टेट है वो हो, सुपर टेट है, ये सारी चीजें आपके लिए इसमें क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लियर? तो एनसीएफ को शॉर्ट में देख लेते हैं, देन एनईपी 2020 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखते हैं कि एनसीएफ कहता क्या है। ये कहता है कि जो बच्चों की एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी चाइल्ड सेंटर्ड, राइट। चाइल्ड सेंटर्ड, ओके। यहां पे जो आपको लर्निंग करानी है वो कैसे करानी है, विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन। चाहे वो स्कूल बैग की बात हो या किसी की भी बात हो, बच्चे पे प्रेशर किसी चीज का नहीं आना चाहिए, राइट। तो ये दो टर्म हो गए। इसके बाद में थर्ड जो चीज आती है वो आती है कि बच्चे को उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके चीजों को सिखाना है। क्लियर है? और यहाँ पे कैसी देनी है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देनी है, ना कि उसको क्या करना है, रटाना है। तो यहाँ पे रोट जो मेमोरी जो होती है आपकी, रोट मेमोरी या लर्निंग, इसको आपको बिल्कुल क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। क्लियर है? अब बात करेंगे किसकी, कि टीचर इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो पहले देखते हैं कि बच्चे का एक और पॉइंट है कि उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसा होना चाहिए, होलिस्टिक होना चाहिए। होलिस्टिक का मतलब है सर्वांगीण, सर्वांगीण विकास, राइट, डेवलपमेंट। आपको क्या करना है, ना सिर्फ उसकी बुकिश नॉलेज चेक करनी है, बल्कि आपको क्या करना है, उसको हर एक फील्ड में चेक करना है, राइट। और वहां पे उसको क्या करना है, हर चीज के लिए प्रिपेयर करना है। क्लियर? तो यहां से होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब हो गया सर्वांगीण विकास। टीचर इसमें क्या करेगा, टीचर का काम क्या है, टीचर है क्या, फैसिलिटेटर, राइट। फैसिलिटेटर का मतलब होता है सुविधाकर्ता। सुविधाकर्ता क्या काम होता है इसका, ये काम होता है कि बच्चे की लर्निंग में जो जो चीजें जरूरी हैं वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। चाहे वो एनवायरमेंट की बात हो कि उसका बच्चे के आसपास का माहौल कैसा रहना चाहिए, उसको एक हेल्दी एनवायरमेंट मिलना चाहिए जिससे कि वो चीजों को क्या करे, सीख सके, ठीक। तो यहाँ पे जो टीचर है उसके लिए क्या है कि वो फैसिलिटेटर का काम करता है, सुविधाकर्ता का, ना कि वो एक डिक्टेटर की तरह बच्चों को डील करता है कि बस मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसको फॉलो करो, राइट। क्लियर है? तो ये तो एनसीएफ की बात आ गई। अब बात करते हैं कि जो लैंग्वेज है, मतलब जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो क्या रहने वाले हैं। तो लैंग्वेज के उसमें भी देखेंगे रेस्पेक्टिव में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करूं तो अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन्होंने बोले हैं उसको देख लेते हैं फटाफट। तो फर्स्ट जो आता है वो आपका क्या आता है, सबसे पहले तो लैंग्वेज की बात करेंगे। लैंग्वेज में यहां पे त्रिभाषा फॉर्मूला, ठीक है, या फिर इसको ट्रियो बोलते हैं, ठीक है। 3 लैंग्वेज इसमें होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए, तो फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो उसकी क्या होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए। यहाँ पे मैं एमटी लिख रही हूँ उसके लिए, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए फर्स्ट लैंग्वेज, राइट। उसके बाद में जो दूसरी वाली आती है वो आपकी या तो हिंदी होगी या फिर आपकी नॉन हिंदी होगी। H स्टैंड्स फॉर हिंदी, यहां लिख रही हूं मैं। क्लियर? तो अब देखिए, अगर उसकी मदर टंग हिंदी है तब वो क्या सीख लेगा, तब वो इंग्लिश सीख लेगा सेकेंड लैंग्वेज में, राइट। अगर उसकी मदर टंग तमिल है तब वो क्या सीखेगा, या तो इंग्लिश सीख लेगा या फिर हिंदी सीख लेगा, राइट, या फिर कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज।
सेम आता है आपका थर्ड में भी, या तो हिंदी होगी या नॉन हिंदी होगी, ठीक है। MIL स्टैंड्स फॉर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज। क्लियर है? ये तो बात हो गई किसकी, लैंग्वेज की। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो आपको पता ही होंगे कि साइंस हो गई बच्चे की, और हो गया मैथ्स हो गया, सोशल स्टडीज हो गया, इसको मैं SST लिख रही हूं, और उसके बाद में एक आ गया आपका क्या, कंप्यूटर, आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन के बाद में आ गया आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। अब एक और भी ऐड की गई है जिसे हम कहते हैं वर्क एजुकेशन। NEP 2020 में वर्क एजुकेशन ही वोकेशनल एजुकेशन है, राइट। तो उसकी भी अब अलग से फ्रॉम 6th मतलब 6th स्टैंडर्ड से बच्चों के में आपकी वोकेशनल एजुकेशन की भी बुक स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे वो भी पढ़ाई जाएगी, जहां से बच्चे क्या सीखेंगे, कुछ ऐसे स्किल्स सीखेंगे जो उनके आगे लाइफ में काम आएंगे। क्लियर है? तो देखते हैं कौन कौन से हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? एक आपका एजुकेशन फॉर पीस भी कर सकते हैं आप, एजुकेशन फॉर पीस, राइट। ये हो गई आपकी सारी चीजें कवर अप। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे किसको, NEP 2020 को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अब जो बच्चों का सिलेबस है वो पूरा का पूरा 2020 के अकॉर्डिंग होता जा रहा है, राइट। आपने नोटिस भी किया होगा, NEP में ही बात की गई है कि जो सिलेबस है उसको रिड्यूस करना है। तो आप अभी भी नोटिस कर सकते हैं कि बच्चों का किस हद तक सिलेबस क्या किया जा चुका है, कम किया जा चुका है, राइट। तो डिस्कस करते हैं NEP 2020। तो यहाँ पे सबसे पहली जो बात आती है वो आती है कि हमारी सबसे पहली जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो कब आई थी। उसको हम उस टाइम पे बोलते थे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राइट, NPE। तो फर्स्ट जो आपकी आई थी वो आई थी 1968 में। ये हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी। मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपके इंडिया फ्री हुआ था जब, ठीक है, फ्रीडम के बाद वाली, राइट। तो ये हो गई आपकी। सेकेंड वन इज जो आई थी वो आई थी 1986 में। बस आपको इस तरह से क्रॉस कर देना है लर्न करने के लिए। तो यहाँ पे हो गया 1986। उसके बाद जो आई है वो आई है 2020 में। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनता है कि 2020 मतलब जो अभी हमारी है लेटेस्ट पॉलिसी, ये कितने सालों बाद आई है, राइट। तो ये आप डिफरेंस अगर निकालेंगे तो यहाँ से आपका डिफरेंस निकलेगा 34 ईयर्स का। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है इस पे डायरेक्टली। अब आप कहोगे कि नहीं 1992 में भी तो कुछ हुआ था, तो वो कुछ नहीं है, वो यहाँ पे 1986 को ही क्या कर दिया था, रिवाइज कर दिया था, ठीक है। कब किया गया था, 1992 में। तो ये तो इसी को रिवाइज किया गया ना, तो हुई तो यही वाली ना जो हमारी जो लास्ट वन थी, राइट। तो ये हो गई आपकी तीन जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें हम इसकी बात करेंगे। अब यहाँ पे सारे चेंजेस, आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं और सारे के सारे चाइल्ड सेंटर्ड ही हैं। क्लियर है? इसमें आपसे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मतलब यहाँ पे चीफ कौन थे। तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, राइट। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और ये आपका 34 इयर्स वाला भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं लगा रही हूं। वैसे तो पूरे NEP 2020 आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हो गई। इसमें बात की गई है कि बच्चे को आपको जो इंस्ट्रक्शन देने हैं, जो इंस्ट्रक्शन देने हैं बच्चे को क्लासरूम के अंदर, या फिर आप
बाहर भी अगर फील्ड ट्रिप पे भी ले जाओगे तब भी वहां पे इंस्ट्रक्शन कैसे देने हैं, उसकी मदर टंग में देने हैं। मदर टंग में क्यों देने हैं? क्या इससे हम सेकेंड लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे? नहीं भाई, फिफ्थ स्टैंडर्ड तक बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही सिखाना है। और दूसरी चीज ये कि अगर फिफ्थ स्टैंडर्ड तक भी बात नहीं बन रही है तो आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, 8th तक भी आप ले जा सकते हो। बट क्वेश्चन आपका मोस्टली कहाँ पे आता है? 5th स्टैंडर्ड पे आता है। ये तो तब जब आपको जरूरत लगे उसकी, तब आपको क्या करना है, 8th तक भी आप मदर टंग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे फायदे क्या हैं? फायदे क्या हैं इसके, अगर आप बच्चों की मदर टंग, क्योंकि हो सकता है एक ही क्लास में कई सारे स्टेट्स के बच्चे हों, ये भी तो हो सकता है ना। तो पहला जो आता है वो क्या आता है? मल्टी लिंग्विस्टिक। मल्टी लिंग्विस्टिक का मतलब हो गया बहुभाषी, राइट। आपकी जो क्लासरूम है वो कैसी होगी? बहुभाषी हो जाएगी। मतलब हर स्टेट के बच्चे हैं, कोई पंजाबी में अगर बोल रहा है या कोई साउथ का बच्चा है, तो धीरे धीरे आप उनकी टर्मिनोलॉजी से भी क्या हो जाओगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फैमिलियर हो जाओगे, राइट। तो आपकी क्लासरूम बहुत रिच दिखेगी, किसमें? लैंग्वेज में, राइट। क्लियर है? ओके। सेकेंड जो आता है वो आपका आता है मल्टी डिसिप्लिनरी। इसका मतलब हो गया आपका क्या? बहुविषयक। बहुविषयक का मतलब यह है कि आपको क्या करना है, कनेक्ट करते हुए पढ़ाना है चीजों को, राइट। जैसे कि आप अगर बात करते हैं किसकी, साइंस की बात कर रहे हैं आप, तो साइंस में आपको क्या करनी है, मैथ्स को भी इंक्लूड करना है। आपको हर फील्ड की, मतलब हर सब्जेक्ट की क्या करनी है, को रिलेशन बना के चलना है, ठीक है, साथ ही साथ। तो ये तो हो गई आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड बात। एक और बात आती है कि जो आपका रेशियो रहता है, किसका रेशियो? एनरोलमेंट, मतलब कितने बच्चे, ठीक है, इसको हम ग्रॉस ऐसे बोलते हैं, GER, ये रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा भी जाता है। तो 2030 तक है वो हमारा, ये इसमें NEP 2020 में एम था कि बच्चों को, आपको कितने बच्चों को 100% जो है वो स्कूलिंग उनकी होनी चाहिए। 100% एम रखा गया था, ये आपको याद रखना है। 100% का मतलब हर एक बच्चा क्या होना चाहिए, उसकी स्कूल एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। तो यहां से आप लिखेंगे 100% फॉर स्कूल एजुकेशन, राइट। और बात करें अगर कि जो आपका अपर लेवल है, ठीक है, हायर आप इसको बोलते हैं, नॉट अपर, तो वहां पे आपका क्या होना चाहिए, 50%। ये आपका जो एम था ये 2030 तक का था, और ये वाला एम कब का है, 2035 तक। 50% लोग क्या हो जाने चाहिए, हायर एजुकेटेड, ठीक है, उनकी हायर एजुकेशन हो जानी चाहिए, ठीक है, समझ आए। स्कूल वाली जो होगी वो आपकी प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक के अंदर आ गई, तो 100% बच्चों की क्या होनी चाहिए, 12th कंप्लीट होनी चाहिए 2030 तक, राइट। क्लियर है ये सारी चीजें आपको? ओके। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे और देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे जो NEP 2020 में सबसे बड़े चेंजेस आए हैं वो क्या आए हैं कि उसमें जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। कैसे चेंज किया गया है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे पहले जो था वो था 10+2 सिस्टम, आपको पता ही है, पर अब जो चेंज किया गया है वो इसको इस तरह से ब्रेक किया गया है, 5+3+3+4, राइट। तो इस तरह से इन्होंने ब्रेक कर दिया है, पहले 5 years, देन 3 years, देन 3 years, देन 4 years। इन स्टेजेस पे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अगर आपसे NEP 2020 पे क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो इसी पे आएगा, राइट। तो यहाँ पे इन स्टेजेस को अच्छे से देखना है, क्योंकि सारे ही जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जहां पे भी NCF एंड NEP का टॉपिक है, वहां से क्वेश्चंस जरूर बनेगा, राइट। यस, तो अब देखते हैं पहले कि कौन कौन सी ये स्टेजेस हैं, इनके क्या क्या नाम है, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे बेसिक जो आपका है वो है फाउंडेशनल स्टेज।
जिसे हम कहते नहीं है बुनियादी, तो ये वो वाली स्टेज है, राइट। अब इसको भी दो तरीके से आप देख सकते हैं ब्रेक करके। वैसे ये पूरा 5 इयर्स का है, ठीक है, 5 इयर्स का है। और यहाँ पे कितने से कितनी एज तक के बच्चे आपके रहते हैं, एज ग्रुप क्या रहता है, वो भी यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा। तो आप इसमें लिखेंगे पहले तो 3 to 6। 3 to 6 किसके लिए, वो है आपका प्री स्कूल के लिए। मतलब अब आप इसमें बाल वाटिका हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, कुछ भी जिसमें भी आपके प्री स्कूल जैसे LKG UKG आपने सुन रखा होगा, नर्सरी वगैरह सारा इसमें रहता है, राइट। और इसके साथ ही साथ क्लास 1 एंड क्लास 2 ये भी रहता है, राइट। तो 3 इयर्स इन्होंने इसके लिए ले लिए और 2 साल इन्होंने इसके लिए ले लिए, तो टोटल मिला के आपका जो बनता है फाउंडेशनल स्टेज वो बनेगी 5 इयर्स की, राइट। और क्लास 1 एंड 2 आपको पता है कि फर्स्ट में जब भी एडमिशन अब होगा तो वो जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता उसको फर्स्ट में एडमिशन नहीं देते, राइट। तो यहां से आप कह सकते हो कि ये 6 to 8 वाली, एक तरीके से 7 to 8 कर सकते हैं ना, 7 to 8 वाली एज हो गई, क्लियर है। अब इसके बाद जो स्टेज आती है उसमें हम कौन से क्लासेस कवर करते हैं, तो ये हो गए आपके थर्ड टू फिफ्थ, राइट। इसको हम प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं, क्लियर। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ओके। देन आपका जो आता है वो आता है मिडिल स्कूल्स में आपके क्या आ गया, 6 to 8 क्लासेस कवर हो गई, ठीक है। तो ये वाली भी 3 इयर्स की है और ये वाली भी 3 इयर्स की है, क्लियर। अब इसमें जो आएगा वो आएगा आपका 9 to 12, राइट। और यहां से आपके 4 इयर्स में 9th 10th 11th एंड 12th, तो ये हो गए आपके 4 इयर्स वाला, राइट। अब ये चीजें आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ओके। तो इसकी बात करते हैं, तो ये वाली आपकी जो स्टेज आती है वो कौन सी आती है, ये भी लिख देती हूं मैं, सेकेंडरी। तो ये आ जाएगा आपका सेकेंडरी में, क्लियर। ये सारी स्टेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और जो चेंजेस आपको सेकेंडरी में देखने के लिए मिलते हैं, पहले होता था स्ट्रीम वाइज कि जिसने साइंस ले ली वो कॉमर्स एंड आर्ट्स नहीं पढ़ेगा, या फिर जिसने कॉमर्स ले ली वो अब आर्ट्स एंड साइंस नहीं पढ़ सकता। तो अब इस तरीके की चीजों को, बैरियर्स को खत्म कर दिया गया है। एक साइंस साइड स्टूडेंट भी आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ सकता है, कॉमर्स पढ़ सकता है, राइट। और इसी तरीके से और सब्जेक्ट्स वाले जो और स्ट्रीम्स वाले हैं वो भी साइंस पढ़ सकते हैं। तो जो आपका मन है आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे कर दी गई है, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी स्टेजेस से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। इसके बाद में थोड़ी और चीजें डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और देखेंगे कि जो 5 पिलर्स NEP 2020 के जो 5 पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं, राइट। तो उसमें आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, मतलब ये आपकी टंग पे होनी चाहिए चीजें, राइट। तो पहली जो आती है वो आती है आपकी क्या, एक्सेसिबिलिटी, राइट। मतलब हर जगह हर बच्चे की पहुंच के अंदर होनी चाहिए क्या, शिक्षा, ओके। उसके बाद में जो सेकेंड टर्म आता है वो आता है आपका क्वालिटी, मतलब एजुकेशन में आपको क्या देनी है, बच्चों को गुणवत्ता देनी है, अच्छे दर्जे की, राइट। क्वालिटी के बाद में जो आता है वो आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये है कि समानता, समान रूप से मिलनी चाहिए, हर एक बच्चे को मिलनी चाहिए, राइट। और इसके बाद में आता है एफोर्डेबिलिटी, जिसमें हो जाएगा आपका सामर्थ्य, मतलब आप कोई चीज एफोर्ड कर सकते हैं
या नहीं कर सकते। तो ये हमेशा हर बच्चे के लिए होनी चाहिए, राइट। उसके बाद में आता है आपका अकाउंटेबिलिटी। ये इसका मतलब है जवाबदेही, मतलब आप जो चीजें करा रहे हैं अगर वो सही गलत हो रही हैं तो आपकी उस पे क्या बनती है, जवाबदेही बनती है, राइट। इस तरह से हम क्या करेंगे, इंप्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ा सकते हैं, राइट। क्लियर है ये सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, इक्वा, ठीक है, एक्वा कर लीजिए, इक्वा कर लीजिए और उसके बाद में ये 2 ए और लगा लीजिए, तो आपको ये स्टेजेस ना अच्छे से याद रहेंगे, राइट। इक्वा या एक्वा करके कैसे भी आप इसको लर्न कर लेंगे। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है एनईपी 2020 का, उसके लिए इन्होंने जो आपका हो गया ये नेशनल, एनएसी मींस नेशनल असेसमेंट सेंटर, राइट। ये आपका एक न्यू टर्म जो है वो परख, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परख क्या चीज है। तो ये आपका नेशनल असेसमेंट सेंटर के थ्रू ये चीज निकाली गई है और यहाँ पे परख की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोटिस करेंगे। ये है आपकी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे आप क्या किया जा रहा है, असेसमेंट किया जा रहा है कि कितना बच्चे का जो सर्वांगीण विकास हुआ है उसकी नॉलेज का, वो कहाँ तक, किस हद तक हुआ है, राइट। उसमें आप रिव्यू भी करेंगे और उस चीज को एनालाइज भी करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और आपको इसको लर्न करने के लिए आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे ऑफ एंड फॉर, ये एक टर्म आपको याद रखना है। जैसे हम कहते थे ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक होता था असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना, और एक होता था असेसमेंट एज लर्निंग। तो आप यहीं से चीजें पकड़ लेंगे कि ऑफ और फॉर किस तरीके से आपको लगाना है, तो लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस, राइट, ए फॉर एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्लियर है, तो ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। यहां तक हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज और बचती है कि जो आपका डिपार्टमेंट था पहले, इसको हम बोलते थे MHRD, राइट। ये आपका जो भी एजुकेशन से रिलेटेड होता था, इसकी फुल फॉर्म होती थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, राइट। और अब इसको चेंज करके सीधे कर दिया गया है MOE, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर, ये आपको समझ आ गया होगा। अब जो भी आपकी एजुकेशन पे आपको जो एक्सपेंसेस करने हैं वो कितने करने हैं, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितना है। ये 6% ऑफ टोटल जीडीपी, राइट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना खर्चा करना है, 6% जीडीपी का, कितना, 6%, राइट। ये होंगे आपकी सारी चीजें। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी आपकी वो स्टेजेस थी, और यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने फाउंडेशनल स्टेज को सबसे ज्यादा वो क्यों दिया है, राइट। तो किस लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं उनका 95% जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो कब हो जाता है, 6 इयर्स तक की एज में हो जाता है। इसीलिए इन्होंने इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दी है कि प्री स्कूल एंड क्लास 1 एंड 2, इसमें भी प्री स्कूल्स में आपको ऐसा नहीं है कोई भी टीचर इसको पढ़ा रहा है, अब इसके लिए भी ट्रेंड टीचर चाहिए, ठीक है। ECCE ये वाले आपके होने चाहिए। तो अब इसमें ECCE की फुल फॉर्म भी आएगी, तो वो होती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी नोट करेंगे, ECCE। ये आपकी हो गई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है,
क्लियर? मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ ये चीजें जहां से पूछी जाती हैं। क्लियर? इसीलिए इन्होंने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि यही ब्रेन का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हो रहा है, तो इसके लिए बिल्कुल ट्रेन टीचर चाहिए हमें, राइट? देन अब बात करते हैं किसकी, फाइनली अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जिससे आपका टॉपिक और भी ज्यादा हो जाएगा क्लियर, राइट? ओके, अब ये आ गया पूरा, ठीक है, कोई नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने इसको थोड़ा जूमिंग से हटा दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग निपुण भारत प्रोग्राम दैट इज लॉन्च्ड इन जुलाई 2021। तो आपसे पूछ रहा है कि निपुण भारत प्रोग्राम जो है वो जुलाई 2021 में, इसमें मैंने हिंदी में भी लिख रखा है क्योंकि ये कॉमन है आपके लिए टॉपिक सब में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एक यहाँ पे पढ़ लेते हैं इंग्लिश पेडागोजी में तो फिर बाकी पेडागोजी में भी इजी रहेगा। तो निपुण टर्म जो था वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, पर इसमें मैं आपको बता देती हूँ इसका मेन जो फोकस है वो किस पे है कि जब तक बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में आएगा, 3rd ग्रेड में आएगा, मतलब क्लासेस जब वो प्री स्कूल से निकल जाएगा और उसके बाद क्लास 1 और 2 से भी निकल जाएगा, तो 3rd ग्रेड तक आते आते उसको क्या चीज क्लियर होनी चाहिए, उसकी जो फंडामेंटल मीन्स आपका FLN, आप इसको नोट करिए अभी अभी, जो FLN है आपका, FLN, राइट? ये हो गया आपका, कलर चेंज करूं पहले इसका, राइट, ये हो गया आपका FLN, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जो 3rd स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं उनको क्या होनी चाहिए चीजें, फंडामेंटल जो लिटरेसी है, लिटरेसी का मतलब है कि आप जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसमें उसको बोलना, राइट, और लिखना, ये चीजें आनी चाहिए, पढ़ना और लिखना आना चाहिए। तो कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो अगर हम उसको पढ़ या लिख नहीं सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है सीखने का, राइट? तो 3rd स्टैंडर्ड तक ये गोल सेट किया जा रहा है कि इन बच्चों को 2025 तक ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, और साथ ही साथ लैंग्वेज के लिए नहीं, इन्होंने न्यूमरेसी की भी बात की है, मतलब इसको एक कहना चाहिए कि मैथमेटिकल जो आपके बेसिक फंडामेंटल्स हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये रियल लाइफ में भी यूज करने आने चाहिए। न्यूमरेसी का मतलब यही है कि जो बेसिक स्किल्स हैं उसको आनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस को, तो यहाँ पे निपुण भारत एम्स टू कवर द लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 9, तो ये तो नहीं है। निपुण स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, राइट? तो आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ क्या कर ली, रीडिंग कर ली, बट आपको उस बात का मतलब ही नहीं पता चल रहा है। तो सारी चीजें किस पे आती हैं, रीडिंग तभी तक आपकी जो बेनिफिशियल रहेगी जब आप रीडिंग के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकाल पाओगे, राइट? मतलब अंडरस्टैंडिंग, क्लियर, एंड न्यूमरेसी। तो ये सेकेंड ऑप्शन ही आपका क्या है, करेक्ट है। इट इज लॉन्च्ड बाय होम मिनिस्ट्री, ये रॉन्ग एंड ऑल द अबव, ठीक है। तो आपका सेकेंड जो क्वेश्चन है ये आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, the new education policy is based on pillars. How many pillars does NEP 2020? अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने पिलर्स हैं, तो आपको पता है 5 पिलर्स हैं, और कैसे याद रखेंगे, एक्वा करके याद रखेंगे, राइट? इससे आप बता दोगे फटाफट क्या क्या है, इक्विटी है, क्वालिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, एफोर्डेबिलिटी है, एंड उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी है, राइट? ये हो गया आपका 5। नेक्स्ट इज third, in the National Education Policy 2020, till which class the teacher has been emphasized to teach lessons in mother tongue? मतलब क्या बोल रहा है आपसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कितनी एज तक, किस क्लास तक जो टीचर है वो बच्चे को मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देगा। तो मैंने आपको बताया था ये क्लास 5th तक की बात हो रही है, राइट? जरूरत पड़ी तो 8th तक करेंगे एक्सटेंड, वैसे 5th तक आपको देने ही देने मदर टंग में, राइट? Then the fourth one is, निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नव गठित ड्राफ्टिंग NEP 2020, तो सीधे आपको इसके चीफ पूछ लिए, कब? 2017 में। तो आपको बताया था मैंने कि ड्राफ्टिंग इसकी कमेटी के कौन थे, आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, राइट?
ये हो गया आपका क्लियर। 2016 वाली में पूछेंगे तब नहीं आएगा ये आंसर, राइट? वो जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। एनईपी 2020 में एमएचआरडी द्वारा की स्थापना की मांग की गई है। ये भी हिंदी में आ गया क्वेश्चन, राइट? तो किसकी मांग की गई है फटाफट देखते हैं। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, देन है हायर कमीशन एजुकेशन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो इसमें आपको पता है किसकी बात की गई है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। By what name has the National Assessment Center been proposed in the National Education Policy 2020? तो पूछ रहा है आपसे कि किस नाम से, ठीक है, किस नाम से इसको जाना जाता है, मतलब आप किससे उसकी क्या करते हो, मूल्यांकन केंद्र को किस नाम से। तो आप फटाफट इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था जहां पे भी NAC आएगा, ये नेशनल असेसमेंट सेंटर NAC का ही फुल फॉर्म है। तो आप किस पे लेंगे, आप सीधे सीधे जाएंगे परख पे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज yes, according to NEP 2020 a national repository of high quality resources on foundational literacy and numeracy will be made available on the, ये आपसे पोर्टल पूछ रहे हैं इस टाइम पे कौन सा है। तो पोर्टल आपका जो है वो दीक्षा है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, राइट? क्लियर है? नेक्स्ट इज Which of the following are included in foundational literacy and numeracy? कौन सा इसमें शामिल है फटाफट बताएंगे आप। पहला हो गया रीडिंग, फिर हो गया राइटिंग, उसके बाद हो गया अर्थमेटिक। तो आपको पता है रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक ये तीनों ही थे, तो आप यहाँ पे लगाएंगे ऑल ऑफ दीज, राइट? यस, ये बड़ा क्वेश्चन है। What type of report card has been proposed for students in the National Education Policy 2020 in terms of assessment? क्या पूछ रहा है आपसे कि क्या होना चाहिए इसमें, किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। तो पहला हो गया रिपोर्ट कार्ड दूसरे की तुलना में छात्र के सापेक्ष प्रदर्शन को निर्दिष्ट करते हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश में ही देख लीजिए बस। रिपोर्ट कार्ड्स डिटरमाइन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो कंपेयर तो करना ही नहीं है, तो बिल्कुल निगेटिव आंसर है, राइट? उसके बाद है रिपोर्ट कार्ड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द पेपर एंड पेंसिल टेस्ट। ये भी बिल्कुल निगेटिव है, हम सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं लेते, हमें बच्चे का क्या देखना है, ओवरऑल, ठीक है? हमने होलिस्टिक की बात की थी जिसमें सारे ही एरिया कवर किए जाते हैं। आपको कहना चाहिए यहाँ पे 360 डिग्री, राइट? सारे ही आपको चीजें चेक करनी है बच्चे की। तो यहाँ पे आ गया 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल, इसी को बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल, राइट? तो ये हो गया आपका कवर। ओके, देन समेटिव तो आपको पता ही है, वन डायमेंशन होता है, इसमें सिर्फ लास्ट में आपको रिपोर्ट कार्ड दे दिया जाता है कि ये आपकी परफॉर्मेंस रही है, आपकी पेन पेपर टेस्ट टाइप, राइट? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या है। तो आपको अगर इसमें ऑप्शन आएगा तो आप 2025 करेंगे। कई बार ये ऑप्शन आपको 26 एंड 27 भी देखने को मिलता है, राइट? तो अगर ऐसा कुछ दिखे तब फिर आप इसको टिक करेंगे, राइट? वरना फिर 2025। क्लियर है? एक ही आएगा दोनों में से। एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में शिक्षण और सीखने की विधि क्या है। तो यहाँ पे आपको पता है कि बाल वाटिका है तो बच्चों वाली चीजें हैं, तो खेल आधारित होगी, है ना, प्ले बेस्ड, राइट, लर्निंग। ओके, नेक्स्ट इज एनईपी 2020 के अनुसार उच्च, यहाँ पे हाई क्वालिटी वाली, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, बुक्स की बात कर रहे हैं। और किन शैक्षिक संगठनों का, मतलब आपसे बेसिकली पूछा गया है कि कौन कौन से एजुकेशनल आपके संगठन है जिसमें आपकी बात की गई है किसकी, हाई क्वालिटी एजुकेशन की, राइट? तो आपको पता है ये आपकी होती है एनसीईआरटी
एंड SCERT मतलब आपका स्टेट से हो गया। क्लियर? तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। यस अब ये कह रहे हैं कि मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में, अब यहाँ पे 2060 आया, साथ में एवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया। जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में थे तब ये की गई थी किसके उसमें, तब ये की गई थी श्री TSR सुब्रमण्यम के। अगर आपसे 2017 पूछा जाएगा या उसके बाद का पूछा जाएगा तब आप ये वाला आंसर लगाएंगे, अदरवाइज जब एवोल्यूशन की बात आ जाएगी तो आप सीधा ऑप्शन ए लेंगे। राइट? TSR सुब्रमण्यन। ओके yes in which phase students will be given opportunity to read and learn from पंचतंत्र, जातक कथा जो होती है वो, हितोपदेश एंड इंस्पायरेशनल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशनल। राइट? तो इस तरीके की चीजें बच्चे को कब हम सिखाते हैं, तो बिल्कुल आपको पता है ये चीजें हमें बच्चे को एकदम प्राइमरी स्टेज में सिखानी होती है, आप कह सकते हैं अर्ली स्टेज। राइट? तो आपका हो गया, हाँ यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शंस बिल्कुल सेम है, मिडिल आ गया, अर्ली आ गया, प्राइमरी आ गया और बेसिक। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट जो वो है टर्म आपका वो पकड़ेंगे, बुनियादी या फिर बेसिक स्टेज। राइट? जिसे आप बोलते हैं फाउंडेशनल। यहाँ पे आपको स्टोरीज के थ्रू सारी चीजें सिखाई जाती हैं। क्लियर है? ओके What will be age of early childhood care and education in NEP 2020? ये कह रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर, इसमें जो आपकी है ECCE है ना, इसमें एज क्या रहने वाली है? तो आपको पता है ये कौन सी होती है, ये 3 to 6 होती है, जो मैंने सबसे पहले बताया था फाउंडेशनल स्टेज, उसी में बात की गई है ECCE की। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए करेक्ट। देन पूछा है फुल फॉर्म ऑफ FLN, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। राइट? तो ये आपका क्या आ जाएगा इसमें, हाँ ये आएगा आपका फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी होना चाहिए यहाँ पे। यस ये वाला है, ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया इसमें करेक्ट। देन है आपका NEP 2020 के अनुसार ECCE, व्हाट इज द फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी है 2020 के अकॉर्डिंग। अभी मैंने आपको ये बताई थी कि ये क्या था आपका, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये आपका हो गया फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, यहाँ पे देखिए। क्लियर है? नेक्स्ट इज Which of the following reforms was included in NEP 2020? तो क्या चीजें आपको इसमें रिफॉर्म की गई हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी चीजें आती हैं वो क्या आती है कि इसमें पाठ्यचर्या नई बदली गई है। कौन कौन सी हुई है? 5+3+3+4। तो आप लिखेंगे न्यू करिकुलम एंड पेडालॉजिकल, जो पेडागोजिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो। तो ये तो हो ही गया। उसके बाद में एक और चीज देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन इसको नहीं देखना है, आपको सारों को देखना है। मैंने सबसे पहले इस पे फोकस किया क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट था, बट आपको ऑप्शन सारे देखने हैं। यहाँ पे बात कर रहा है समान और समावेशी, तो ये भी है, इंक्लूसिव होनी चाहिए, एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, समान रूप से होनी चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। और उसके बाद कह रहे हैं एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स, तो ये भी मैंने बताया था आपका कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। राइट? तो इसमें तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो हम डी वाले पार्ट पे जाएंगे। राइट? ऑल ऑफ द अबव। ओके ये नीचे लिखा हुआ था। क्लियर? यहां से आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका जो है वो किसी भी तरीके से गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया था और सारी ही चीजें कवर अप कर ली। राइट? सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।